हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेंटर ऑफ साइंस, जिसे आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 में चेन्नई में हुई थी और उनकी डेथ 13 मई 2001 में चेन्नई में हुई थी। वे एक इंडियन राइटर थे। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है और उनका लिखने का स्टाइल था सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमर। ये जो टॉपिक है इसको पब्लिश करवाया गया था 1976 में और इसका थीम है क्लेश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी और इसका सेटिंग रखा गया है इलेमान स्ट्रीट। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और जो पश्चिमी सभ्यता है, दोनों के बीच में किस तरीके का कनेक्शन है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग जानेंगे कि फैमिली प्लानिंग के बारे में भी जानेंगे कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करने के लिए उस वक्त क्या क्या कदम उठाए गए थे। मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो टॉपिक है उस वक्त के बारे में बताता है जब 1975 ईस्वी में हमारे देश में इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाया गया था स्टेलाइजेशन को लेकर। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है और इसमें कुछ कुछ इवेंट के द्वारा, कुछ कुछ इंसिडेंट के द्वारा इन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स को पहले जानेंगे, फिर हम लोग एक एक करके सारे इंसिडेंट को जानेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है रमन, जो एक पेंटर है और यही जगह जगह पर वो चिन्ह बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं वो पेंटिंग करता है और उन पेंटिंगों का कोई एक निश्चित अर्थ होता है, मीनिंग होता है जिसे लोग समझते हैं और यही सब कर कर वो अपना जीविका उपार्जन करता है। सेकंड कैरेक्टर है डेजी, जो एक पश्चिमी सभ्यता की लड़की होती है और यह एक फैमिली प्लानिंग सेंटर में काम करती है। थर्ड कैरेक्टर है रमन सांठ, मतलब रमन्स की चाची, रमन की चाची। ठीक है, जो एक बहुत ही धार्मिक और भारतीय परंपरा संस्कृति को मानने वाली महिला होती है। तो स्टोरी को हम लोग चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रमन की चाची के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रमन की जो चाची है वह करीबन अभी वर्तमान में 70 से 80 साल उम्र की है। ठीक है, इस कहानी में तो इसमें बताया जाता है कि रमन की जो चाची है, उनके उनके पापा एक पुजारी हुआ करते थे और इनकी जो शादी हुई थी वो बगल के गांव के एक पुलिस वाले से हुई थी, जिनकी डेथ वो यंग एज में हो जाती है, जिस वजह से जो रमन की चाची होती है वह विधवा हो जाती है। क्योंकि उस वक्त हमारा जो भारतीय परंपरा संस्कृति था उसमें विधवा विवाह की अनुमति नहीं मिलता था, नहीं दिया जाता था, जिस कारण से वह ताउम्र क्या होती है, विधवा ही रह जाती है। लेकिन वह अपने धर्म और परंपरा को नहीं छोड़ती है। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब वह शाम के वक्त गणेश जी का मंदिर, गणेश भगवान का मंदिर नहीं जाया करती थी। प्रत्येक शाम को वह मंदिर जाया करती थी और देर रात तक पुजारी के द्वारा जो प्रवचन सुनाया जाता था उसे सुना करती थी। ठीक है, तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि जो इनकी जो चाची थी वो भारतीय परंपरा, हमारा धर्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मानती थी। भले वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने परंपरा और धर्म को बहुत ही तत्परतापूर्वक निष्ठावान भाव से उसको वो मानती थी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रमन एक पेंटर रहता है और यह अपनी चाची के घर में या फिर अपने पैतृक घर में रहता है। क्योंकि रमन की जो चाची होती है वह विधवा होती है और उसके अपना कोई बच्चा नहीं होता है और रमन जो था उसके माता पिता बचपन में डेथ कर जाते हैं, मतलब रमन बचपन में अनाथ हो जाता है, जिस कारण रमन की जो चाची होती है वह उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह देखभाल करती है, पालन पोषण करती है। वो रमन की जो चाची होती है वो अपने ज़रूरतों को बहुत ही लिमिट रखती है और मैक्सिमम चीज़ किस पर फोकस क्या करती है, रमन पर क्या करती है। ठीक है, तो रमन क्या होता है कि अपना पेंटिंग का काम कर कर अपना जीविका चलाता था। लेकिन हमारे समाज में देखिए उस वक्त भी कुछ ऐसे ऐसे लोग थे जो काम करवाते थे और सही रूप से पैसे नहीं देते थे। तो दो तीन एग्जाम्पल इसमें भी बताया गया है। तो एक लॉयर रहते हैं और एक बेंगल वाला होता है। दोनों का काम जो होता है रमन सही तरीके से करता है, लेकिन जब काम समाप्त हो जाता है तो वे दोनों कहते हैं कि हमें तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, हम तुम्हारे काम से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है,
वो कहते हैं कि तुम्हारा जो लिखा हुआ डिज़ाइन है ये और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मतलब विभिन्न तरह की बातें कहकर वो उसे पूरा पैसा नहीं देते थे। फिर भी रमन जो था वो, उसे कोई शिकायत नहीं था, वो अपने काम को पूरे निष्ठुर भाव से, पूरे सीरियसली तरीके से महत्व देता था और वह करता था। ठीक है। तो अब क्या होता है, रमन को डेजी नाम की एक क्रिश्चियन लड़की से उसकी मुलाकात होती है। जो डेजी एक फैमिली प्लानिंग सेंटर में काम करती है। ठीक है, उसका एक फैमिली प्लानिंग सेंटर होता है। वह वहाँ पर रमन को हायर करती है, वो कुछ लिखवाने के लिए, चिन्ह लिखवाने के लिए कह सकते हैं, या फिर कुछ लेटर्स लिखवाने के लिए, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। तो और उसके बदले में वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कमीशन भी दूंगी। तो रमन इसके लिए राजी हो जाता है और वो कुछ समय तक उसके साथ काम करता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये दोनों मालगुड़ी के आसपास के जो गांव होते हैं, क्योंकि मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन है, काल्पनिक शहर है, जो आर के नारायण जी के द्वारा इमेजिनेशन किया गया था। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसके आसपास के जो गाँव होते हैं मालगुड़ी के, वहाँ पर इन लोगों का टूर होता है। ठीक है, मतलब फैमिली प्लानिंग का एक टूर होता है। फैमिली प्लानिंग मतलब जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे नियंत्रण करना चाहिए, इसके बारे में लोगों के बीच उपदेश देना, लोगों को जानकारी देना, जागरूक करना, इससे संबंधित एक अभियान होता है। वहाँ पर वे जाते हैं, जहाँ पर वे लगभग 3 सप्ताह तक रुकते हैं। तो ये अभियान किस तरीके से चलाया जाता था, जगह जगह पर जाकर जो पेंटर हैं, मतलब रमन हैं, वो दीवारों पर लिखा करते थे, बोर्ड पर लिखा करते थे, जैसे कि हम दो हमारे दो। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था पंचायत, जिसमें भी यह स्लोगन इसी तरीके से लिखा हुआ होता था कि दो बच्चे मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। तो उसी प्रकार से ये लोग भी स्लोगन लिखा करते थे, जैसे कि हम दो हमारे दो, ताकि लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाए कि ये जो स्लोगन है उसका अर्थ क्या होता है और हमें किस तरीके से अपने जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो दोनों होते हैं वो लगभग 3 सप्ताह तक एक साथ रहते हैं। ठीक है, जिस वजह से दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और वे डिसाइड करते हैं कि किसी तरह से हम लोग, मतलब ये जो रमन होता है वो डिसाइड करता है कि हमें अब शादी कर लेना चाहिए। और डेजी से इसके लिए भी कहता है कि हम लोगों को शादी कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अंतर ये आता है कि डेजी कहती है कि ठीक है शादी तो कर लेंगे, लेकिन मैं अपनी पश्चिमी सभ्यता को छोड़ नहीं सकती। और जो रमन होता है वो भी कहता है कि मैं भी अपनी भारतीय परंपरा को छोड़ नहीं सकता वर्तमान वर्तमान स्थिति में। तो डेजी कहती है शादी तो हो जाएगा, लेकिन मैं, मेरा जो फैमिली प्लानिंग का जो सेंटर है वो मैं चलाती रहूँगी, साथ ही साथ मैं अपना सरनेम नहीं बदलूँगी। क्योंकि भारतीय परंपरा में ऐसा होता है कि अगर यदि किसी लड़की का किसी लड़के से शादी हो जाता है, तो फिर लड़का का जो सरनेम होता है वही लड़की का सरनेम हो जाता है, मतलब लड़की का सरनेम बदल जाता है। वो किसके अनुसार चलता है, लड़के के अनुसार। लेकिन यहाँ पर डेजी कह रही है कि मैं अपना सरनेम नहीं बदलूंगी। वह बिल्कुल अपने पश्चिमी सभ्यता को पालन करते हुए ही रहना चाहती है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहती, वो स्वतंत्र रहना चाहती है। उसके बाद टूर से वापस आने के बाद रमन जो होता है वो डेजी को अपने चाची से मिलवाता है। तो उसकी चाची जो होती है वो भारतीय परंपरा की होती है, जिस वजह से हमारा परंपरा अतिथि देवो भव। ठीक है। तो जो डेजी को वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती है, उनका आदत आदर सत्कार करती है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद रमन जो होता है वो अपने चाची को बता देता है कि वो अब डेजी से क्या करना चाहता है, शादी करना चाहता है। इस पर जो उसकी चाची होती है वो बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है, क्योंकि वो कहती है कि डेजी जो है वो एक क्रिश्चियन लड़की है और वो एक वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाली लड़की है, जो हमारे परंपरा, हमारे धर्म, हमारे नियम कायदे कानून को कैसे समझ पाएगी। वो बिल्कुल हमारे से अलग हो जाएगी और इस शादी के लिए मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। इस पर रमन रिक्वेस्ट करता है उसकी चाची से कि वो मान जाए कहकर, लेकिन जो उसकी चाची होती है वो कहती है कि तुम्हारे शादी में मैं बिल्कुल आ नहीं सकती, और तुम्हारे शादी से पहले मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं पिलग्रिम मतलब मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ, और मैं लौटकर कभी भी वापस नहीं आना चाहती हूँ। ओके। तो इस पर रमन बहुत रिक्वेस्ट करता है कि रुक जाइए, रुकने के लिए अपनी चाची को, लेकिन उसकी चाची रुकती नहीं है। वह उसके पड़ोस की जो एक महिला होती है, जिनके पति बैंक में अकाउंटेंट होते हैं, उनके साथ, उस महिला के साथ वो तीर्थ यात्रा पर जाने का पूरा प्लान बना लेती है।
तो इस वक्त क्या करता है रमन कि वो बैंक जाता है और अपने बैंक से कुछ पैसे निकाल कर लाता है और दादी को उसकी जो चाची होती है उसको वो देता है। ठीक है, ताकि वो यह सोच कर कि वो जिस यात्रा में जा रहे कम से कम वो पैसे उसके काम आ जाए। और ये लोग तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। कौन कौन? और रमन की चाची और उसकी जो चाची की बगल वाली जो होती है पड़ोसन वो। ठीक है, सबसे पहले ये लोग बद्रीनाथ जाते हैं, फिर केदारनाथ जाते हैं और फाइनली घूमते फिरते वह बनारस आ जाते हैं गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी जिसे हम लोग पवित्र मानते हैं, हिंदुओं का पवित्र नदी, गंगा को माँ का दर्जा भी दिया जाता है। ये लोग गंगा नदी के किनारे आते हैं और वहीं पर बसते हैं कुछ समय के लिए। और जो इनकी जो चाची होती है जिनका उम्र लगभग 70 से 75 साल आसपास हो रहा है, और जो बचा खुचा ज़िंदगी था वो बस काशी में रहकर अंतिम समय बिताते हैं। चूँकि ये जो इतनी धार्मिक और संस्कारी महिला थी, तो ये जहाँ रहती थी वहाँ भी उसके लिए वो किराया देती थी। दैट मीन्स कि वो जिस तीर्थ स्थल पर रहती थी वहाँ पर तीर्थ यात्रियों के रुकने के लिए शेड हुआ करता था। वहाँ प्रतिमाह 20 रुपये लगता था, वह उस पैसे की चुकाती थी और तभी वहाँ पर रहती थी। ठीक है, और इस तरीके से वो जो है वो फिर ज़िंदगी में कभी भी लौट कर वापस नहीं आती है रमन के यहाँ पर। ठीक है, लेकिन रमन को ऐसा उम्मीद रहता था कि उसकी जो चाची है वो रिटर्न आएगी, लेकिन फाइनली वो रिटर्न नहीं आती है। इधर क्या होता है, चाची के चले जाने के बाद डेजी रमन के घर आती है। वो कुछ वक्त तक उसके साथ रहती है और फाइनली उससे वो कह देती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। क्यों नहीं रह सकती हूँ? क्योंकि मुझे अपने फैमिली प्लानिंग का जो सेंटर है उसे आगे बढ़ाना है, और मैं देश के कोने कोने में जाकर लोगों को फैमिली प्लानिंग, कैसे जनसंख्या को नियंत्रण किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। इस पर रमन उसे मना करता है, लेकिन डेजी जो है कि वो पश्चिमी सभ्यता की लड़की थी, चूँकि वह आज़ादी चाहती थी, वह स्वतंत्र रहना चाहती थी, इसलिए वह उसकी बात को नहीं मानती है और वह अपने काम को ज़्यादा महत्व देती है और वो रमन को छोड़कर चली जाती है। तो जाते जाते रमन कहता है कि अगर फिर कभी तुम्हारा कभी मन करे तो तुम वापस आ सकती हो, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। इतना रमन कहता है और ये सब बातें सुनकर जो डेजी है वो अपने काम के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, रमन जो होता है वह पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता है, क्योंकि चाची भी उसकी चली गई है और इधर डेजी भी इसको छोड़कर चली गई। तो इस स्टोरी में कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारा जो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति था, वो पश्चिमी सभ्यता के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता। ठीक है, वे दोनों आपस में टकराव होते रहेंगे, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इसमें इस चीज़ का भी थोड़ा जिक्र हम लोगों ने किया कि जो इंदिरा गांधी के समय पर 1975 में जो इमरजेंसी लगा था वो किस मुद्दे पर था, हम जनसंख्या नियंत्रण पर। उस चीज़ों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इस तरीके से ये जो स्टोरी है वह फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।